हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टॉक रिसर्च में। मैं दिनेश जाखड़ एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बालाजी स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपसे निवेदन रहेगा ये वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, और पूरा देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट भी कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी का सूचना का निफ्टी और बीएससी का सूचना का सेंसेक्स। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का स्टॉक एक्सचेंज एशिया के जापान, चीन और हांगकांग के बाद सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सेंसेक्स की जो शुरुआत की गई थी वो 1 जनवरी 1986 को की गई थी, जबकि निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1994 में हुई थी। हाउ टू क्रिएट ए स्टॉक। अब दोस्तों बताऊँगा कि स्टॉक बनता कैसे है। जब कोई कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ कहते हैं। उसके बदले कंपनी को पैसा मिलता है और जनता को शेयर मिलते हैं, जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और दोस्तों इसमें एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो आईपीओ की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया पूरी सेबी की निगरानी में होती है। और आईपीओ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है फिक्स, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है, वो सेबी की निगरानी में किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें अपन ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में जो शेयर अपन ने बाय किए हैं उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में रखते हैं ना, उसी को डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट में ही वो शेयर इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहते हैं। और ये एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी पार्टनर के अंदर काम करती है। तो दोस्तों इसमें मोटा मोटी बात यही है कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए किसी ब्रोकरेज हाउस से भी आप ओपन करवा सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में किसी बैंक से भी आप ये ओपन करवा सकते हैं। ये ओपन होने के बाद आपको एक क्लाइंट कोड मिलेगा, आपको। तो उसके बाद आप ना ट्रेड कर पाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा रहेगी। जिसमें आप ऑनलाइन सुविधा ये है कि आप घर बैठे या मोबाइल से कहीं पे भी लैपटॉप से बाय और सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेड उसे कहते हैं जब अपने कॉल करके, जहाँ से अपने अकाउंट ओपन करवाया है बैंक से या ब्रोकरेज हाउस से, वहाँ पे अपन कॉल करके उसको ऑर्डर बुक करवाते हैं बाय सेल का, तो उसको ऑफलाइन ट्रेड बोलते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें काम करने के लिए मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाईएस्ट और मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा। आप 1 रुपया लगा के भी इसमें काम कर सकते हो, आप 1000 रुपये लगा के भी इसमें काम कर सकते हो, 10,000 रुपये भी लगा के इसमें काम कर सकते हो। मगर मैं बताना चाहूँगा, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें आप सबसे पहले मिनिमम 1000-2000 रुपये लगा के ही काम करें। इससे होगा क्या कि आपको शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज है, वो प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी, आप धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाइए।
तो दोस्तों अपन अब बात करेंगे कि जब अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर अपन ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। क्लाइंट कोड जनरेट होने के बाद जब अपन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या खर्चा आएगा। तो उसमें अपने को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज आपको सबकी अलग अलग होती है। ब्रोकरेज जहाँ से आप अकाउंट ओपन कराते हैं उनके अलग अलग प्लान रहते हैं। और ब्रोकरेज आपके इंट्राडे और डिलीवरी के आधार पर ब्रोकरेज कटेगी। इंट्राडे अगर आप सेम डे माल खरीद के और सेम डे माल बेचते हो तो उसका चार्ज कम लगेगा। अगर आप आज माल ले के रखते हो और 2 दिन 5 दिन 15 दिन 2 महीने 6 महीने बाद अगर बेचते हो तो उस पर आपको डिलीवरी चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। एक तो ये चार्ज लगेगा ब्रोकरेज चार्ज आपका। सेकंड, आपको स्टॉक प्राइस का जो मूल्य है, स्टॉक का मूल्य, वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं XYZ एक कंपनी है, उसका एक शेयर का मूल्य है 100 रुपये। अगर आपने 2 शेयर खरीदे हैं तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, प्लस में ब्रोकरेज है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये आपको ट्रेडिंग करते समय एक्सपेंसेस लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि शेयर कैसे बढ़ता और घटता है। हाउ टू शेयर इंक्रीज और डिक्रीज। शेयर का जो भाव है वो कम ज़्यादा कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं। तो इसको स्टॉक को इम्पेक्ट करने के लिए मैं आपको मोटा मोटी 5-6 पॉइंट बताऊँगा। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है कोई न्यूज़। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए या ऐसी सरकार की कोई घोषणा कर दे जिससे शेयर मार्केट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है तो उससे भी शेयर का जो भाव है वो कम ज़्यादा होता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर का मूल्य बढ़ेगा। अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट का भाव, जो मार्केट है वो नीचे जाएगा और शेयर का मूल्य वो घटेगा। इसके बाद है रिजल्ट। जैसे कोई भी कंपनी है तो उसका रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेलिंग, अगर उसका जो बढ़िया आएगा रिजल्ट तो शेयर का भाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और बताना चाहूँगा कि रिजल्ट आने से पहले ही अपने को उसका असर शेयर के जो भाव उनमें दिखने लग जाता है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा तो उसका असर पहले दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका धीरे धीरे मूल्य बढ़ने लग जाएगा और शेयर दौड़ने लगेगा। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है तो इससे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिजल्ट इसका नेगेटिव आ सकता है। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा है तो शेयर का मूल्य बढ़ेगा। अगर कंपनी का रिजल्ट खराब है तो शेयर का मूल्य नीचे जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्शन। जब देश में कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के, विधानसभा के मुकाबले लोकसभा के जो चुनाव है वो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। जब सरकार गठबंधन की होगी, अस्थिर सरकार होगी, तो शेयर मार्केट डाउन आएगा, क्योंकि उसमें जो निवेशक है उनको इस बात का डर रहेगा कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, कहीं पैसा अपना डूब नहीं जाए। तो इस चक्कर में निवेशक अपना पैसा जल्दी जल्दी निकालते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आता है, जिससे कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो भाव है वो कम हो जाता है। और साथ ही इसका विपरीत, अगर स्थिर सरकार बनी, जैसे अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, स्थिर सरकार है, लगातार पिछले कई साल से सत्ता में है, बिना गठबंधन के है, तो इससे होता क्या है कि निवेशकों को यह लगता है कि ये सरकार गिरेगी नहीं, स्थिर रहेगी और अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आएगी, जिससे क्या है कि मार्केट को एक नई दिशा मिलेगी। जब अच्छी योजना जब सरकार लाएगी तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा। जब मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा तो सीधी सी बात है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर भाव है वो भी अप ट्रेंड में जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद चौथे पॉइंट पे अपन बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करता है, वो है वर्ल्ड न्यूज़। विश्व की कोई भी न्यूज़ आती है
वो इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इम्पेक्ट करती है। जैसे कि अब हमने और आपने देखा होगा पिछले कई महीनों में कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हुआ था, उस टाइम न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हो गया। उसके बाद कई दिनों तक मार्केट क्रैश करता रहा, डेली डाउन आता रहा, डाउन ट्रेंड लोअर लो और लोअर लो बनाता चला गया, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उससे विश्व की भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हुई। और जब विश्व की अर्थव्यवस्था इम्पेक्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन जो मार्केट है उस पर भी असर पड़ेगा, और निवेश को डर लगेगा कि कहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाए, तो वो जल्दी जल्दी पैसा निकालता है और पैसे निकालने के चक्कर में मार्केट क्रैश कर जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे आरबीआई मूवमेंट पे। आरबीआई मूवमेंट जैसे कि आरबीआई ब्याज दरें घटाती है या बढ़ाती है, कोई घोषणा करती है, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करती है। और इसके बाद अपन बात करेंगे सबसे लास्ट है रेटिंग एजेंसी। जो रेटिंग देने वाली एजेंसियां हैं जैसे मूडीज़ है, ईटीसी और भी कई एजेंसी है, उनकी रेटिंग के आधार पर भी अपना मार्केट इम्पेक्ट करता है। तो दोस्तों ये मेन 5-6 पॉइंट थे जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करते हैं। इनसे डायरेक्ट क्या है कि शेयर मार्केट पे असर पड़ता है, चाहे न्यूज़ रिजल्ट हो, इलेक्शन हो, वर्ल्ड न्यूज़ हो, आरबीआई मूवमेंट हो, रेटिंग एजेंसी हो, ये डायरेक्ट शेयर मार्केट को प्रभावित करती है। और भी कई कारण हो सकते हैं, अगर ये मेन कारण यह है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।